हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो चलिए आज जो है हम डिस्कस करने वाले हैं मेजर इंडस्ट्रियल रीजन इन कौन कौन सी इंडस्ट्रीज कहाँ कहाँ पे लोकेटेड है हमारे इंडिया में। दिस इज वन ऑफ द मेजर टॉपिक ऑफ ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। जब हम ज्योग्राफी ऑफ इंडिया पढ़ते हैं ना, तो ये इंडस्ट्रीज वाला टॉपिक जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इनफैक्ट जब हम मध्य प्रदेश भी पढ़ेंगे ना, तो मध्य प्रदेश में भी टिपिकल इंडस्ट्रीज इन मध्य प्रदेश स्पेसिफिक रीजन में भी हमें पढ़ना होगा। ठीक है, तो लेकिन अभी हम जो बात कर रहे हैं इंडिया की बात कर रहे हैं, तो this lecture is stick towards India only. For you, this lecture is presented by me, myself, Archie Sahani. तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हम जो है एमपीपीएससी का मेन सब्जेक्ट्स को पढ़ रहे हैं, है ना। हमारी टीम जो है बहुत ही अच्छा क्वालिटी ऑफ द कंटेंट आपको प्रोवाइड कर रही है, ताकि दे कैन गिव देयर मोस्ट सबसे अच्छा जो है अपना बेस्ट वो आपको दे सके, राइट। तो जैसा कि हमारे पूरे 6 पेपर्स हैं और 6, मैं ये नहीं बोलूंगी कि सिर्फ पेपर 1 पार्ट बी मेरा अच्छा है, सारे पेपर्स जो है आप बोलिए कि सारे जो कंटेंट है आपको गुड क्वालिटी ऑफ द कंटेंट, इनफैक्ट आई कैन से कि बेस्ट क्वालिटी ऑफ द कंटेंट आपको हमारी टीम के द्वारा प्रोवाइड किया जा रहा है। ठीक है, और जो मेन चीज इसमें है, कई बार स्टूडेंट्स फिर से बार बार पूछते हैं कि मैम आपने ये चीज सही कवर की। तो पहले बच्चों मैं ये बोलूंगी कि आप सबसे पहले इंट्रोडक्शन वाली वीडियो तो जाके देखिए। तो क्योंकि अभी जो है लेटेस्ट में 2020 में लास्ट दिसंबर 2019 में नया सिलेबस आ गया है, और उस नए सिलेबस के थ्रू ही आपका चाहे वो प्रीलिम्स हो चाहे फिर वो मेंस हो, 2020 के बाद से वही पैटर्न वही सिलेबस को फॉलो किया जाएगा। ठीक है, तो हमारा जो पूरा सिलेबस जो है उसी पैटर्न को देखते हुए बनाया गया है। तो हो सकता है कि आपको अभी तक अपडेट नहीं हो आप सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो आप प्लीज इंट्रो वाली हर टॉपिक के इंट्रो में या एक ओवरऑल जो आप पूरा सिलेबस एक बार आप रीड आउट कर लीजिए, और फिर उसके बाद हमको बताइए कि आपको ये टॉपिक जो कहाँ पे लग रहा है कि मिस आउट हो चुका है। अगर हमारी एंड से अगर कोई दिक्कत होगी तो ऑब्वियसली हम उसको फिर से उसको अपडेट कर देंगे। और इनफैक्ट ये तो चलो ठीक है, सिलेबस की मैं बात करी हूँ, अगर आपको कोई टॉपिक भी नहीं समझ में आ रहा ना स्टूडेंट्स, तो भी आप आपको बता सकते हैं, तो भी हम आपको और उस टॉपिक को और इजी को गोइंग कैसे समझाया जाए, हम उसको और इजी वे में आपको समझाएंगे। ठीक है, तो हमारा भी मेन टारगेट ये है कि आपको बिल्कुल एट लास्ट जो है आपको चीजें समझ आनी चाहिए, राइट। तो चलिए आज जो हम टॉपिक बेसिकली पढ़ने वाले हैं, ये हम इसी टॉपिक्स के अंदर पढ़ेंगे। नेचुरल रिसोर्सेज में ही आता है हमारा इंडस्ट्रीज, मेजर इंडस्ट्रियल रीजन ऑफ इंडिया। तो हम इन्हीं सब चीजों को आज पढ़ने वाले हैं। और अगर आपको फिर से पूरा टॉपिक्स देखना है कि हम कैसे प्रोसीड कर रहे हैं, तो आप जो है वो इंट्रोडक्शन वाली वीडियो पूरी, जिसमें कि पार्ट बी एमपीपीएससी पेपर 1 का मैंने पूरा समझाया हुआ है कि हम कैसे कैसे प्रोसीड करेंगे, तो आप उसको भी देख सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास को हम बिगिन करते हैं, लेकिन बिफोर गोइंग टू स्टार्ट, दिस इज अ शॉर्ट अबाउट मी, आप इसको पढ़ सकते हैं। और हमारी टीम के द्वारा जो है डिफरेंट कोर्सेज आपके लिए रन किए जा रहे हैं, जैसे कि अभी हम जो पढ़ रहे हैं एमपीपीएससी मेंस स्पेसिफिक 2020 के लिए, है ना, ऐसी प्रीलिम्स स्पेसिफिक। फिर नेक्स्ट जो है आपका मेंस की मॉक टेस्ट सीरीज, प्रीलिम्स की मॉक टेस्ट सीरीज, प्रीवियस ईयर आंसर डिस्कशन, और एट लास्ट जो है कंप्लीट नोट्स। कई स्टूडेंट्स को लगता है कि नहीं, हमको वीडियो से ज्यादा अच्छा है कि हमको नोट्स अवेल हो जाए, तो हम जो है हमारे द्वारा जो है आपको कंप्लीट पैकेज ऑफ द नोट्स भी प्रोवाइड किया जा रहा है उन स्टूडेंट्स को जिनको ये लगता है कि वो जो बेसिकली अच्छे से जो है नोट से ही वो अपना कवर कर सकते हैं। और तब भी कोई क्वेरी आती है तो यू कैन डायरेक्टली आस्क। और सिलेबस का डिटेल देखना है, समझना है, तो आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। इन कोर्सेज में एक्स्ट्रा बेनिफिट अवेल करना है, तो जहां रेफरल कोड पूछा जाएगा तो आप मेरा रेफरल कोड यूज करिए, तो उससे आपको और जो है 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, और इससे पहले भी अगर आपको कोई क्वेरी लगती है कि मेंस के सिलेबस में क्या आंसर राइटिंग कराएंगे, ये तो एक शॉर्ट क्वेश्चन है, ऐसे बच्चों के काफी क्वेश्चन आते रहते हैं, है ना। तो इस टाइप के अगर कोई डाउट्स हैं, कुछ भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम लगती है, तो आप डायरेक्टली इस कॉन्टेक्ट नंबर पे हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, है ना। तो चलिए आज के लिए हम आज का जो है लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली मेजर इंडस्ट्रीज ऑफ इंडिया, तो सबसे पहले हम जो जानने वाले हैं दैट इज कि हमारी इंडस्ट्रीज 3 टाइप की होती हैं, मतलब सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। इंडस्ट्रीज तो बेसिकली हमारी बहुत अलग अलग पर्सपेक्टिव में होती है। हमारे सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी 3 टाइप के होते हैं। बेसिकली अगर आपने इकोनॉमी में भी पढ़ा हो तो स्टार्टिंग में ही बताया जाता है ये सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। तो ये आपके 3 कौन कौन से होते हैं। एक तो होता है आपका प्राइमरी, सो सबसे पहला आता है आपका प्राइमरी सेक्टर, देन सेकंड इज सेकेंडरी सेक्टर, और थर्ड इज सर्विस सेक्टर, या फिर इसको टर्सरी सेक्टर भी बोलते हैं। तो सबसे पहला प्राइमरी सेक्टर कैसे कि सिंपली आपने रॉ मटेरियल या रॉ जो फार्मिंग से आपको रॉ प्रोडक्ट्स जो आए, या फिर सिंपली आपके माइनिंग से या फिशिंग से, या आपकी पोल्ट्री फॉर्मेशन हुआ या प्रोडक्शन हुआ, या फिर एट लास्ट जो आपकी हॉर्टिकल्चर इंडस्ट्री हुई, है ना। तो ये सब चीजें बेसिकली किस चीज में आती है, ये प्राइमरी में, कि डायरेक्टली आपका सोर्स ऑफ द इनकम
काम क्या है, इसमें आपको फर्दर प्रोसेसिंग नहीं करनी है, आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ यू हैव टू स्टिक टूवर्ड्स, आपको बेसिकली आपको माइनिंग, फिशिंग, फार्मिंग, बस ये आपका हुआ, इसको ज्यादा मतलब ज्यादा क्या, बिल्कुल भी आपको मशीन मैकेनाइज करना नहीं है, सिर्फ डायरेक्टली फार्मर्स क्या करते हैं, क्रॉप को सेल कर देते हैं। तो एट लास्ट क्या सॉल्यूशन होता है इन सब चीजों का, इन सब चीजों का ये रहता है कि इससे ही डायरेक्टली आपकी विदाउट सेकेंडरी सेक्टर में जाते हुए आपको इकोनॉमी में जो है हार्नेस होने लगता है, आपको प्रॉफिट होने लगता है, आप पैसे कमाने लगते हो, चाहे फार्मर्स हो, है ना, या फिर अपन का डेयरी इंडस्ट्री हुई, है ना। तो डेयरी इंडस्ट्री में भी क्या होता है कि बस गाय से भैंस दूध जो भी निकला, मिल्क को डायरेक्टली उन्हें बेच, जो मिल्क मेड्स आते हैं, मिल्कमैन आते हैं घर में बेचने के लिए, तो क्या करते हैं, वो कोई मशीन से लेके आते हैं क्या दूध, नहीं, वो सिंपली क्या करते हैं कि अपने गाय भैंस जो भी उनके घर पे होती है, पालतू पशु जो होते हैं, उन लोगों से जो मिल्क है वो उसको एक्सपोर्ट कर देते हैं अपने यहाँ पे, मतलब एक्सपोर्ट इन द सेंस ये मत बोलिएगा कि इंडिया से बाहर भेजना, एक तरीके से अपने घर से जो है बट आउट माइग्रेट मतलब भेज देते हैं, ठीक है। और वही चीज अगर अपन प्राइमरी चीजों में अगर कुछ प्रोसेसिंग करें, कुछ प्रोसेसिंग करना मतलब कि उसमें उनको मशीन्स में डालें, जैसे कि अगर गेहूं है तो अपन ने गेहूं के बिस्किट बना लिए, तो बिस्किट कैसे बने, बेकरी में जाके, इंडस्ट्री में जाके, ऐसा मैदे से क्या हुआ कि मैदे से आपकी ब्रेड बनी, ठीक है। तो बेसिकली क्या हुआ कि जब अपन ने किसी भी रॉ मटेरियल में अपन ने उसको मैकेनाइज कर दिया, उसको मशीन्स का यूज करके जो है उसको सेकेंडरी सेक्टर में चेंज कर दिया, या उसमें जो फर्दर प्रोसेसिंग करी, तो उस सेक्टर वो किसके अंदर आ जाता है, तो वो सेक्टर ऑफ इकोनॉमी आ जाता है सेकेंडरी सेक्टर, क्योंकि इसमें क्या है, प्राइमरी सेक्टर तो इंक्लूडेड है लेकिन इसमें कुछ कुछ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट भी हुआ है, उसकी वजह से क्या हुआ कि इसको हमने अलग से सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी बोला, उसको हमने क्या बोला, हम देते हैं सेक्टर सेकेंडरी सेक्टर। और लास्ट में जो आपका आता है टर्सरी सेक्टर, वो टर्सरी सेक्टर होता है जैसे कि बैंकिंग, जैसे मैं आपको जो है मतलब इस अपना नॉलेज जो है आपके साथ शेयर कर रही हूँ, साझा कर रही हूँ, तो आई एम जस्ट टीचिंग, है ना। ऐसी बैंकिंग जो अपनी सर्विसेज देता है, उस सर्विसेज के जगह मतलब उसके बदले में उसको जो है इकोनॉमी या वो बूस्टअप होती है या उनको सैलरी मिलती है, तो ये किसके अंदर आ जाता है, दैट्स ऑल कम्स अंडर टर्सरी। तो सबसे पहले अगर अपन बात करें कि अपनी इंडिया में अभी जैसे अपन डेवलपिंग फेज में, तो अभी अपन क्या है कि अपना बहुत ही ज्यादा सेकेंडरी सेक्टर जो है वीक है, सेकेंडरी सेक्टर अभी अगर अपन नेक्स्ट आगे लेक्चर्स में अपन इसी पार्ट बी यूनिट 2 में जो है इंडियन ज्योग्राफी में ही हमारा फूड प्रोसेसिंग पार्ट आता है, तो अब वो फूड प्रोसेसिंग भी क्यों कर रहे हैं, ताकि हम सेकेंडरी सेक्टर को और एनहांस कर सके, इकोनॉमी को और बूस्ट कर सके, है ना। तो यही कारण किसी चीजों के हो जाते हैं, तो यही कारण आपके हो जाते हैं सेकेंडरी सेक्टर को बूस्ट करने के, और यही टैगलाइन आपको देता है डेवलपिंग और डेवलप, जहां पे बिल्कुल टर्सरी सेक्टर, सर्विस सेक्टर बहुत अच्छा होता है, तो वो होते हैं फुल्ली डेवलप, जैसे कि अगर हम बात करें यूरोपियन देशों की, है ना, या यूएस की, यूनाइटेड स्टेट्स की बात करें, तो वो किस में आते हैं, वो फुल्ली डेवलप्ड इकोनॉमी में आते हैं, क्योंकि वहां की सर्विसेज बहुत अच्छी होती हैं, और सर्विसेज जो होती है सबसे ज्यादा जो है आपका इकोनॉमी बूस्टअप करने में जो है वो उनका योगदान होता है, उनका शेयर्स होते हैं। तो इसलिए आपको समझ में आया कि इंडस्ट्रीज जो होती है बेसिकली अपनी जो सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी में डिपेंड होती है, और जो हम इंडस्ट्री बात पर करेंगे वो ज्यादातर इंडस्ट्रियल जो होता है मैकेनाइजेशन, जो कि सेकेंडरी सेक्टर का पार्ट होती है, ठीक है। नेक्स्ट अब इसके बाद हम बात करने वाले हैं, ठीक है। तो हमारे प्राइमरी सेक्टर में बेसिकली क्या यूज हो रहा है, हम यूज कर रहे हैं रॉ मटेरियल को, और रॉ मटेरियल में भी फॉर एग्जांपल जैसे क्रॉप्स है अपने, है ना, राइस हो गया, व्हीट हो गया, लेकिन उसके साथ साथ क्या होता है, लाइक हंटिंग गैदरिंग है, पेस्टोरल एक्टिविटीज है, फिशिंग है, इसके लिए भी फर्दर प्रोसेसिंग की जरूरत नहीं होती, हम डायरेक्टली अपनी इकोनॉमी को बूस्ट कर सकते हैं। पर्टिकुलर इंसान जो है वो क्या बोलते हैं, बेसिकली जो इस तरीके से जो है अपनी इकोनॉमी बूस्टअप कर सकता है, सोर्स ऑफ अर्निंग उसकी बढ़ सकती है ना, बिफोर गोइंग टू सेकेंडरी सेक्टर। तो इसलिए प्राइमरी सेक्टर जो पुराने जमाने से बोला जाए कि एंशियंट एजेस में बोला जाए कि प्राइमरी सेक्टर जो थी वो इकोनॉमी के लिए काफी अच्छा एरिया माना जाता था, लेकिन ये इतना ज्यादा प्रॉफिटेबल नहीं है, इतना ज्यादा अर्निंग इसमें नहीं है, है ना। जैसे फिर टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट जो है मिलती है फिर लोगों में अपन को देखने के लिए, तो ये सब चीजें हैं। तो इनके लिए जो है इसके लिए जो मेन सॉल्यूशन है, उसके लिए मेन सॉल्यूशन यही है बेसिकली कि आपको क्या करना है कि आपको सेकेंडरी सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी में बूस्टअप करना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बताऊं कि टमाटर में जो है वो अराउंड 20 रुपीज केजी है, ठीक है, 20-25 रुपीज जो भी मार्केट में चल रहा है, और वही उसी टमाटर से अगर क्या टमाटो केचप बन गया तो उसकी वजह से ये क्या हुआ, वो टमाटो केचप जो है अगर 1 किलो होगा तो वो 200 से 250 रुपए, तो मतलब 10 टाइम्स 15 टाइम्स जो है बूस्टअप हो रहा है ना, इकोनॉमी में, अपने पैसों में। तो ये चीज ज्यादा अच्छी है ना, तो इसीलिए जो है
कारण यही कारण होता है कि हम क्या है, हम सेकेंडरी सेक्टर या फूड को जो है प्रोसेस करना सोचते हैं। ठीक है, अब सेकेंडरी में जैसे कि अपन बात करें का मेक कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट यूजिंग मटेरियल ऑब्टेन फ्रॉम प्राइमरी इंडस्ट्री। तो यही प्राइमरी इंडस्ट्री, जैसे कि टमाटर अपने क्या थे, उनको डायरेक्टली भी बेच सकता था फार्मर, या तो उसको मशीन्स में भी यूज कर सकते थे अपन। लेकिन अगर उसने डायरेक्टली बेचा तो ये उसकी इनकम में क्या आ गया, प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम में आया। और वही अगर वो मशीन में बनके टमाटो केचप से बनके आया और उसमें मशीन्स का यूज हो गया, तो वो किस में आ गया, सेकेंडरी सेक्टर में आ गया। जैसे कि अगर हम बात करें स्टील की, तो ये सब चीजें जो है, ये किसके, स्टील जो होता है ऑटोमोबाइल, रेलवे, लेकिन स्टील जो होता है वो ओर से निकलता है। ऐसी वुडन पल्प जो होता है, जो वुड लकड़ी जो हार्डवुड होती है, वुडन पल्प, ये सब चीजें होती है, तो वो किस चीजों का होता है, वो रेयन का होता है। फिर एल्यूमिनियम वगैरह जो हो गया, एल्यूमिनियम, कॉपर, वो क्या हो गया आपका इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स के लिए यूज होता है। लेकिन ये क्या है, ये सब आपके प्राइमरी सोर्सेज है, लेकिन ये हम क्या कर रहे हैं, कुछ ना कुछ ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज में यूज कर रहे हैं, रेयन के वगैरह में यूज कर रहे हैं, मतलब यूज कर रहे हैं। तो ये सब चीजों में जो है आपका मेन सॉल्यूशन क्या है कि आप इसको सेकेंडरी सेक्टर को बूस्ट करने के लिए जो है एनहांस कर सकते हो। तो इसीलिए सेकेंडरी जो इंडस्ट्री है आपका, जो बेसिकली फर्दर क्लासिफाइड होता है एक हैवी वेट इंडस्ट्री में और एक लाइट वेट इंडस्ट्री में। ठीक है, तो लाइट वेट इंडस्ट्रीज में जैसे कि जो हल्के वेट, लाइट वेटेड होते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, प्लास्टिक हो गया, टेक्सटाइल हो गया, कॉस्मेटिक्स हो गया, तो ये सब चीज प्रोडक्ट्स किस में आ गए, लाइट वेट में आ गए, राइट। और ऐसे जो है हैवी वेट में क्या 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 आ गया, जैसे कि इंजीनियरिंग आ गया, मेटल गुड्स आ गया, हैवी केमिकल्स आ गया, शिप बिल्डिंग आ गया, लोकोमोटिव्स आ गया। तो ये सब चीजें किसके अंडर आती हैं, ये सब आपकी आती है सेकेंडरी सेक्टर इंडस्ट्री में, लेकिन हैवी वेट में, क्योंकि इनका जो होता है वेट आपका ज्यादा होता है एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉनिक, प्लास्टिक, टेक्सटाइल, इन सब में। ठीक है, अब ऐसी हमारी टर्सरी इंडस्ट्रीज, जैसे कि इसको सर्विस सेक्टर भी बोलते हैं, है ना। तो ये सर्विस सेक्टर जो होता है वो बेसिकली किसमें काम करता है, जो लोग सर्विसेज देते हैं अपनी, जैसे कि इट इज नॉट अ ब्रांच ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, इसमें कोई ब्रांच मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो रहा। लेकिन जब मैन्युफैक्चरिंग हो गया तो आपने देखा होगा जो एडवर्टाइजमेंट होते हैं, तो एडवर्टाइजमेंट के थ्रू क्या बता रहे हैं, वो आपको सर्विसेज देना चाह रहे हैं। ऐसी इलेक्ट्रीशियन, आपके यहाँ कोई बिजली, आपके यहाँ कोई इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट या बिजली का कोई काम था, तो उसकी वजह से आपके यहाँ इलेक्ट्रीशियन आया, तो वो क्या हुआ, उसने अपनी सर्विसेज दी। एक जगह से दूसरी जगह अगर सामान को, जो ये फिनिश्ड गुड है जो सेकेंडरी सेक्टर से बन के आएगा, उसका जो है वो आउटपुट किससे निकलेगा, तो वो भी ट्रांसपोर्टेशन से निकलेगा, ट्रेडिंग से निकलेगा, होलसेल और रिटेलिंग होगी। ठीक है, तो बेसिकली ये जो होता है ये क्या कर रहा है, ये अपन को सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। और प्रोवाइड सर्विसेज सच एज, जैसे कि आपकी टूरिज्म हो गया, एजुकेशन हो गया, एंटरटेनमेंट हो गया, एडवर्टाइजमेंट, कंसल्टेंसी, एडमिनिस्ट्रेशन, हेल्थ केयर, तो ये सारी जो आपके सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, ये किसके अंदर आती है, ये टर्सरी सेक्टर में आती है। लेकिन कुछ फैक्टर्स जो होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं आपके इंडस्ट्री को किसी जगह पे लोकेट करने के लिए। जैसे कि अपन मेजर अगर अपन बात करें ना, तो आपका इंडस्ट्रीज वाला जो रीजन होता है ना, तो ये कारण क्या होते हैं, तो ये बेसिकली आपको ज्यादातर आपको एरिया कहाँ पे मिलेंगे, कोस्टल में, क्योंकि कोस्टल में क्या हुआ, तुरंत ही सामान बना और शिप से जो है लोड कर दिया, क्योंकि सबसे चीपेस्ट सोर्स जो होता है एक जगह से दूसरी जगह भेजने का इंडस्ट्रीज का, वो क्या होता है, वो आपकी शिपिंग या फिर वाटर के थ्रू जो होता है, क्योंकि एयर तो काफी कॉस्टली पड़ जाता है, रोड भी आप क्या है इनलैंड टेरिटरी या वो टेरिटरी में भेज पाएंगे जहां से लैंड कनेक्टिविटी है, लेकिन यहाँ से अपन को यूएस भेजना है तो कहीं ना कहीं तो फिर पूरा ओशन वाला एरिया आ रहा है ना, तो इसलिए हमारा सबसे चीपेस्ट भी और सबसे एसेसिबल जो सोर्स बोला जाता है वो शिप इंडस्ट्री को बोला जाता है। तो इसीलिए जो है शिपिंग ट्रांसपोर्टेशन को बेसिकली बोला जाता है। तो इसीलिए ज्यादातर आपको जो है कोस्टल एरिया ऑफ द नेशन में आपको जो है ये सब बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर या इंडस्ट्रीज मिलेंगी। लेकिन कुछ अलग भी होती हैं, जैसे कि अपन रॉ मटेरियल की बात करें तो जैसे कि अपना रॉ मटेरियल कई बार कहाँ से को वहां पे एनर्जी कहाँ से आ रही है, इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से आ रही है, वाटर अवेलेबिलिटी कहाँ से है, रॉ मटेरियल मान लीजिए स्टील बन रहा है तो स्टील का ओर कहाँ से आ रहा है, पावर रिसोर्स कैसी है, लेबर वहां पे चीप है कि नहीं, कहीं पे बहुत महंगी लेबर है तो वहां पे थोड़ी ना इंडस्ट्रीज लगाएंगे जहाँ पे लेबर चीप हो, ट्रांसपोर्टेशन ईजी हो। ये तो ना कि बिल्कुल हिमालय की चोटी पर जाके फैक्ट्री बना लेंगे, नहीं, जहाँ पे रोड अच्छी हो, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो, रेलवे कनेक्टिविटी हो, मार्केट हो ताकि वो बेच पाए। एट लास्ट तो हमारा क्या होता है, बना के मार्केट में बेचना, और फिर उसके बाद कैपिटल फॉर्मेशन, और लास्ट जो है गवर्नमेंट की कुछ पॉलिसीज भी, जैसे कि एक्सपोर्ट स्पेसिफिक सेक्टर्स बनाए जाते हैं गवर्नमेंट के, या एक्सक्लूसिव
इकोनॉमिक जोन्स बनाई जाती है जहाँ पे टैक्सेस भी कम लगते हैं, और उसकी वजह से क्या होता है कि लोगों को जो है नेक्स्ट जो दूसरी अवेलेबिलिटी जैसे वाटर हुआ, इलेक्ट्रिसिटी हुआ, ये 24/7 चीपर रेट पे अवेलेबल होता है, ताकि लोग जो गवर्नमेंट का मेन टारगेट होता है कि लोकल एरिया के लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल सके, तो इसकी वजह से लोग जो है एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट होके जा रहे हैं वो ना जाएं, है ना। तो ये सब अलग अलग कारण होते हैं किसके, ये आपके कारण होते हैं माइग्रेशन को रोकने के। तो ये गवर्नमेंट जो है इस पॉलिसी पे जो है वर्क करती है। ओके, तो ये कुछ हमारे फैक्टर्स हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल रहते हैं लोकेशन के, इंडस्ट्रीज के लोकेशन के लिए, राइट। तो चलिए अब ये एक पिक्टोग्राफिक व्यू भी बता रहा है, जैसे ट्रांसपोर्टेशन उस जगह पे अच्छी होनी चाहिए, लैंड अच्छा होना चाहिए, पावर अच्छी होनी चाहिए, रॉ मटेरियल अच्छा होना चाहिए, लेबर, कैपिटल, मार्केट, ये सब चीजें बहुत अच्छी होनी चाहिए, तभी जो है इंडस्ट्रीज के लिए मेजर इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर्स यही सब काम करते हैं, राइट। चलिए, तो अब नीड फॉर इंडस्ट्रियलाइजेशन का नीड क्यों पड़ा, तो जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि मेन कारण क्या हुआ कि हम एक तो सबसे ज्यादा इंपोर्ट कर रहे थे, तो इसकी वजह से तो क्या था कि दूसरी कंट्रीज में बहुत ज्यादा हमारी डिपेंडेंसी हो रही थी, और ये डिपेंडेंसी को रोकने के लिए जो है हमने इंडस्ट्रियलाइजेशन फेज लाया कि नहीं, एग्रीकल्चर हमारा स्ट्रांग है तो क्यों ना हम इंडस्ट्रियलाइजेशन भी करें, इंडस्ट्रीज का भी ग्रोथ करें, अपना सेकेंडरी सेक्टर को भी बूस्टअप करें, राइट। उसके बाद हमारा जो जब बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी ट्रेड की हो जाएगी तो हम क्या होंगे, हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड डेफिसिट में चला जाएगा, मतलब निगेटिव में चले जाएगा, हम ज्यादा इंपोर्ट करेंगे और एक्सपोर्ट तो कुछ करेंगे ही नहीं, है ना। तो हमें बैलेंस ऑफ ट्रेड को भी मेंटेन करके चलना पड़ता है, इकोनॉमिक ग्रोथ ओवरऑल कंट्री की देख के चलनी पड़ती है कि हमारी ओवरऑल जीडीपी क्या रहेगी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन वगैरह क्या रहेगा, तो इन सबको भी बूस्टअप करने के लिए जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन जरूरी है। और एट लास्ट जो है अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम, कि लोग क्या होते हैं माइग्रेट होके एक देश से दूसरी देश, एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो जाते हैं, उसकी वजह से उनकी पूरी फैमिली जो है डिस्टर्ब हो जाती है, तो वो फैमिली जो है सॉल्यूशन जो देते हैं। ओके, तो चलिए ये सब अपने सॉल्यूशंस हो गए किसके, इंडस्ट्रियलाइजेशन की नीड के लिए। अब डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, जैसे कि शुरू में अगर आपने देखा हो सेकेंड 5 ईयर प्लान के टाइम पे ज्यादातर इंडस्ट्रीज क्या थी, गवर्नमेंट ओन्ड थी, क्योंकि इंडस्ट्रीज बनाने में कितना पैसा आता है, तो क्या होता है कि पर्सनल लोग जो है रिस्क उठाने में, जो है नई चीजों का रिस्क में थोड़ा सा सोचते हैं, तो इसलिए जो है गवर्नमेंट ने सबसे पहले अपना हाथ बढ़ाया, फिर उसके बाद धीरे धीरे जो है बड़े बड़े बिजनेसमैन आगे आए, फिर उसके बाद जो है धीरे धीरे क्या हुआ, इन फ्यूचर जो है आपकी ओवरऑल इंडस्ट्री जो है डिसेंट्रलाइज हुई, मतलब गवर्नमेंट ने जो है अपने शेयर्स जो है प्राइवेट ओनर्स को दिए। जब प्राइवेट ओनर्स तभी आएंगे जब किसी भी चीज में प्रॉफिट हो, राइट। तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इन एवरी रीजन ऑफ द कंट्री, तो बेसिकली सबसे पहले तो गवर्नमेंट ये चाहती थी कि भैया भले ही गवर्नमेंट का पैसा लगे लेकिन सब एम्प्लॉयमेंट जरूरी है ना। खेती बाड़ी के साथ साथ लोगों को थोड़ा बहुत और भी काम देना पड़ेगा, नेशनल इनकम बढ़ानी है, रीजनल डिस्पैरिटी जिसकी वजह से माइग्रेशन ना हो, ये ना हो कि सब लोग बॉम्बे चले गए, मध्य प्रदेश से, सब मध्य प्रदेश, बिहार, यूपी से ज्यादातर लोग बॉम्बे वगैरह, कोस्टल रीजन, कर्नाटक वगैरह में, क्योंकि वहां पे इजीली वर्क मिल जाता है। माइग्रेशन को रोकने के लिए चेक अपॉन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द पॉपुलेशन इन अ सर्टेन पार्ट ऑफ द कंट्री, तो पर्टिकुलर एरिया में कितना कॉन्सेंट्रेशन है उस हिसाब से कितना एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना है ना। ये सब जो है गवर्नमेंट के भी कुछ थिंक टैंक्स थे जो कि सोचते थे कि हमें कैसा आगे इन फ्यूचर इंडिया को लेके जाना है, और ये फ्यूचर की ही स्ट्रेटेजी के थ्रू ही आपका ये डिसेंट्रलाइजेशन पूरा वर्क करता है, राइट। तो चलिए अब उसके बाद इंडस्ट्रीज बेसिकली कुछ नेगेटिव्स भी होते हैं, इंडस्ट्रीज खुल तो गई लेकिन उसके कुछ फ्लॉज भी हैं। तो बेसिकली इंडस्ट्रीज पॉल्यूटिंग द एनवायरनमेंट लाइक इमिटिंग हार्मफुल एफ्लुएंट्स एंड स्मोक इनटू एयर, डिस्चार्ज लार्ज क्वांटिटी ऑफ केमिकल वेस्ट एंड गार्बेज, डिग्रेडेशन ऑफ फर्टाइल लैंड, मतलब आपका मतलब चाहे वो एयर पॉल्यूशन, मतलब इंडस्ट्री से बड़ी बड़ी चिमनी से जो है कचरा आ रहा होता है, तो उसकी वजह से क्या होता है, एयर पॉल्यूशन होता है। गार्बेज या जो नॉर्मल जो होता है, जो वेस्टेज होता है, वाटर वेस्ट होता है, वो क्या करता है बैकडोर से जो है आउट कर देते हैं, और उसकी वजह से क्या होता है कि रिवर जो है बेसिकली क्या करती है कि रिवर्स का जो है आपका सॉल्यूशन, मतलब पूरा जो खराब हो जाती है, पॉल्यूट हो जाती है इसकी वजह से रिवर, है ना। फिर नेक्स्ट जो है कंटामिनेशन ऑफ अंडरग्राउंड वाटर, अगर रिवर जो है अगर ऑनलैंड भी अगर कंटामिनेटेड वाटर जो है फ्लो होगा तो उसी के कारण क्या होगा कि आपका अंडरग्राउंड वाटर भी खराब होगा, तो अंडरग्राउंड वाटर भी पूरा कंटामिनेट होता है। तो ये कुछ कारण है आपके किसके, इंडस्ट्री
इंडस्ट्रीज को पोल्यूट होने के, मतलब आपके मतलब इंडस्ट्रीज बेसिकली पॉल्यूशन प्रोवाइड करती हैं, मतलब फैलाती हैं अपने एनवायरमेंट में। तो ये कुछ इसके साइड इफेक्ट्स भी हैं, है ना। मतलब कुछ अच्छा भी है, लाइक कि एम्प्लॉयमेंट दे रहा है, जॉब अपॉर्चुनिटीज दे रहा है, ओवरऑल प्रोडक्टिविटी बढ़ा रहा है, देश की इकोनॉमी बढ़ा रहा है। लेकिन एट लास्ट हमें एनवायरमेंट को भी तो नहीं साइड में छोड़ना है ना, हमें अपने पानी, अपनी फर्टाइल लैंड, ये सब खराब तो ही ना करना है। फर्टाइल लैंड को डिग्रेड कर देता है, कई जगह पे तो ये बिल्कुल डेजर्ट टाइप का बना देता है, इतना ज्यादा जो है इनफर्टिलिटी आ जाती है सॉइल में कि वहां पे फिर बिल्कुल जो है पेड़ पौधे उगते नहीं है। और जहाँ पेड़ पौधे नहीं उगेंगे वो क्या होगा, बिल्कुल रेगिस्तान टाइप का डेजर्ट बन जाएगा ना। तो ये क्या करता है, इंडस्ट्रीज के कुछ साइड इफेक्ट्स हैं। लेकिन इसके कुछ सॉल्यूशंस है, जैसे कि अगर वाटर बहुत ज्यादा वेस्ट हो रहा है तो अपन हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी यूज करें, क्योंकि अगर अपन थर्मल पावर यूज करेंगे तो क्या होगा कि वाटर वेस्टेज ज्यादा होता है ना। और फिर वो वाटर तो वेस्टेज चलो ठीक है, वाटर को तो अपन यूज कर लेंगे, लेकिन थर्मल पावर स्टेशन को भी चलाने के लिए क्या होता है कि बहुत ज्यादा आपका मिनरल्स या फिर बोला चाहिए कि कोल वगैरह का यूज हो रहा है। तो इसकी वजह से आपका जो है कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी होते हैं जो जिसको आप कभी रिन्यू नहीं कर सकते, नॉन रिन्यूएबल होते हैं, वो खत्म हो रहे होते हैं। इसीलिए हम क्या करते हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, विंड इलेक्ट्रिसिटी, इन सब चीजों से जो है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करें, ताकि वो कन्वेंशनल हो, मतलब जो वो नॉन कन्वेंशनल हो और कभी भी ना खत्म होने वाला हो। उससे हमारा एट लास्ट क्या हो, एनवायरमेंट को कोई लॉस ना हो। ठीक है, ऐसी हायर क्वालिटी ऑफ कूलेंट्स वगैरह यूज करें जिससे कि लो स्मोक जो है बाहर निकले चैम्बर्स, चिमनी से, है ना। शिफ्टिंग ऑफ फैक्ट्रीज टू द म्युनिसिपल, आउट ऑफ द म्युनिसिपल लिमिट। कई बार क्या होता है कि सिटी के बीच में ही फैक्ट्रीज आ जाती हैं, उसकी वजह से क्या होता है कि लोकल एरिया के लोगों को काफी जो है लंग्स प्रॉब्लम या फिर ब्रीदिंग प्रॉब्लम आने लगती है, क्योंकि बहुत ज्यादा पॉल्यूटिंग एयर हो जाती है। दिल्ली में क्या है, यही सब चीजें तो हो जाती है ना। डिस्चार्जिंग ऑफ डर्टी वाटर, स्मोक ओनली आफ्टर ट्रीटमेंट, मतलब डर्टी वाटर जो होता है ये सब जो डिस्चार्ज करते हैं तो पहले उसका ट्रीटमेंट कर लो, उसको रीयूज कर लो, उसके बाद देखो कि कितना वो डंपिंग बनाओ, डिगिंग एरिया बना लो, कि या फिर उसको फर्टिलाइजर, मतलब आप जो वेस्ट वाटर है ना उसको जो है फर्टिलाइजर की तरह से भी यूज कर सकते हैं, है ना। तो ये सब चीजें हम कैसे कर सकते हैं, तो ये सब चीजें बेसिकली आपका क्या कर रहा है, ये अपन जो डर्टी वाटर उसको ठीक करने के लिए यूज कर रहे हैं। फिर ट्रीज को प्लांट कर सकते हैं, मिनी फॉरेस्ट बना सकते हैं ना, जो मतलब फैक्ट्री खोलने में क्या होगा, प्लांट को डिग्रेड भी तो किया होगा, डिफॉरेस्ट भी तो किया होगा किसी एरिया को। तो इन लोग क्या कर सकते हैं, फॉरेस्टेशन किसी दूसरे एरिया में फॉरेस्ट लगा सकते हैं, फैक्ट्री के चारों इर्द गिर्द जो है फॉरेस्ट लगाएंगे, क्योंकि लगा सकते हैं तो क्योंकि जितना ग्रीनरी रहेगी उतना ही जो है एनवायरमेंट अच्छा रहेगा, है ना। तो ये सब कुछ सॉल्यूशंस हैं आपके एनवायरमेंट को पॉल्यूट करने से रोकने के, है ना। अब इंडिया में हम कुछ मेजर इंडस्ट्रीज की बात कर लेते हैं कि कौन कौन सी इंडस्ट्रीज जो है इंडिया में अपना मेजर रोल जो है वो अदा करती हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं लाइक कोटेज इंडस्ट्री की। तो इट प्रोवाइड अ जॉब टू मिलियन ऑफ पीपल, मतलब बहुत सारे लोगों को जॉब प्रोवाइड करती है। चेक माइग्रेशन ऑफ रूरल पीपल टू अर्बन एरिया, ये बेसिकली रोकती है, क्योंकि कोटेज इंडस्ट्री कहाँ होती है, लघु उद्योग, मीडियम एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस में आता है ये। तो क्या होता है कि लोकल एरिया में भी लोग जो है टाउन्स में, छोटे छोटे विलेज में भी इस इंडस्ट्रीज को प्रमोट करते हैं, बनाते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है, लोग माइग्रेशन क्यों करते हैं, जॉब के लिए भी। तो वन ऑफ द रीजन ऑफ माइग्रेशन जो होता है वो जॉब भी तो होता है। तो वो जॉब अगर उनको लोकल एरिया में मिल जाएगी तो ऑब्वियसली जो है 50% ऑफ द माइग्रेशन जो है वो रुक जाएगा, है ना। बाकी फिर छोड़े अलग पॉलिटिकल टर्मोइल हुआ, रिलीफ फीचर्स हुए, इन सब के कारण भी माइग्रेशन होता है। लेकिन जो है कुछ माइग्रेशन आपका एम्प्लॉयमेंट की वजह से होता है ना, तो उसको हम रोक सकते हैं। तो ये कोटेज इंडस्ट्री इसके लिए बहुत अच्छा मतलब कारगर सिद्ध हुआ है। फिर प्ले सिग्निफिकेंट रोल इन नेशनल इकोनॉमी, जनरेट सीजनल एज वेल एज पेरिनियल एम्प्लॉयमेंट, मतलब साल भर भी इनको रहता है, और कुछ समय जो जब ज्यादा डिफरेंट टाइप ऑफ कॉटन या डिफरेंट कोटेजेस बनाने रहते हैं, बेसिकली टेक्सटाइल बनाने रहते हैं, तो भी आपका जो है मतलब साल भर इनको ओवर होल ऑफ द ईयर जो है इनको वर्क मिला रहता है। और लॉट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, और इसको हम एक्सपोर्ट करेंगे तो हमें फॉरेन एक्सचेंज भी अच्छा मिलता है। तो दिस इज ऑल अबाउट कोटेज इंडस्ट्री। नेक्स्ट लाइक टिम्बर इंडस्ट्री। टिम्बर से तो जैसे कि अपन पेपर बना देते हैं, अगर सॉफ्ट वुड है तो, है ना, हार्ड वुड है तो फर्नीचर वगैरह के लिए यूज करें। और फर्नीचर कई बार तो बहुत फेमस होता है, कई बार अपन एक्सपोर्ट भी करते हैं अपने इंडियन फर्नीचर्स को। तो ठीक है,
जैसे अपन रॉ मटेरियल देखें तो ज्यादातर अपन बैम्बू और सॉफ्टवुड से लेते हैं। वो आपको कहाँ मिलता है? साउदर्न पार्ट ऑफ गुजरात, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, है ना। और मार्केट कहाँ पे है इसका? तो कोलकाता वगैरह में ये ज्यादा सेल होता है। क्यों? और मतलब मार्केट भी इसलिए क्योंकि वहां पे लेबर भी चीप है, कोल वाटर मतलब एनर्जी रिक्वायरमेंट जो भी होगी इंडस्ट्री को, वो सब इजिली एक्सेस होता है। तो यहाँ से पूरा रॉ मटेरियल जो है वो मार्केट तक शिफ्ट होके जाता है। फिर उसके बाद जो है फिर ये पूरा सेल आउट हो जाता है, या तो इन होल ऑफ द इंडिया में सेल होता है, या तो इसको हम एक्सपोर्ट भी कर देते हैं, ताकि जो है हमारी ओवरऑल जो है इकोनॉमिक ग्रोथ हो सके। उसके बाद हमारी फिशिंग इंडस्ट्री, जिसको हम मैराइन फूड भी बोलते हैं, सी फूड बोलते हैं, है ना, वो भी इंडिया में बहुत ज्यादा, क्योंकि अपन इंडिया का कोस्ट देखें तो कितना करीब 7500 किलोमीटर, 7000 किलोमीटर तक का कोस्ट लेंथ है इंडिया की। अंडमान निकोबार या फिर लक्षद्वीप तो पूरा ही वहां पे मतलब ओशंस में, मतलब बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी में ही सिचुएटेड है। इसकी वजह से हम फिशिंग या सी फूड्स वगैरह जो है बहुत ज्यादा ग्रोन करते हैं, और इसको हम एक्सपोर्ट भी करते हैं इंडियन टेरिटरीज में भी। इससे जो है यूज करते हैं, जैसे कि प्रॉन बात करें, मैकरेल बात करें, तो ये कमर्शियली बहुत ज्यादा यूज होता है। तो इसीलिए जो है इसका यूज हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज के लिए अच्छा है ना। नेक्स्ट हमारा जैसे कॉटन और टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो गई, तो ये भी रॉ मटेरियल लाइट वेट होता है, नॉन पेरिशेबल होता है। लाइट वेट होता है तो बेसिकली क्या होता है कि ज्यादातर ये क्या होता है कि इसको एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट नहीं किया जाता है। स्मॉल, ये भी स्मॉल इंडस्ट्रीज में ही आते हैं, तो वहीं पे लोकल एरिया में जो है लोग इसको डेवलप बनाना चालू कर देते हैं, है ना। इंडस्ट्रियल जो होता है लोकलाइजेशन हो जाता है, और नियरेस्ट मार्केट भी वहीं पास में मिल जाता है, वहीं से लोग सेल आउट कर देते हैं। वाटर बॉडी वगैरह जो वहां से जहां से पानी वगैरह यूज चाहिए वो देख लेते हैं। इलेक्ट्रिसिटी, तो बेसिकली किसी भी फैक्ट्री के लिए अपन को पानी, लेबर, वर्कफोर्स, ये सब तो रिक्वायरमेंट है। तो इन सबको देखते हुए रॉ मटेरियल को भी देखते हैं और मार्केट को भी देखते हैं कि कहाँ हमें एक्सपोर्ट करना। तो हमारी इंडियन इंडस्ट्री में जैसे कॉटेज हो गया, कॉटन एंड टेक्सटाइल हो गया, बैम्बू फर्नीचर की हो गई, तो ये सब काफी अच्छी इंडस्ट्रीज मानी जाती है। सिल्क इंडस्ट्री जैसे कि तसार, ओक, तसर, इरी, मूंगा, मलबरी, ये अच्छी वेराइटी ऑफ द सिल्क होती है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट एरिया में हमारे अवेलेबल है। लाइक अगर अपन बात करें तो ज्यादातर मलबरी जो सबसे बेस्ट क्वालिटी ऑफ द सिल्क होता है वो अपने कर्नाटक, वेस्ट बंगाल, जम्मू कश्मीर, यहाँ नॉर्दर्न पार्ट में भी मिलती है ना। और फिर दूसरी जो थोड़ी सी मतलब लेस क्वालिटी, मतलब मलबरी से थोड़ा सा एक स्तर नीचे वाली जो क्वालिटी होती है, तसार, ओक, ये सब चीजें आपकी झारखंड में, तो होल ऑफ द टेरिटरी में आपके लगभग सिल्क मिलता है। तो क्यों ना इस सिल्क को भी हम अच्छा बूस्टअप कर ले। तो इंडियन इंडस्ट्री सिल्क पे भी बेस्ड है, जूट पे भी है। 90% तो जूट तो है वो वेस्ट बंगाल कोलकाता साइड है। जूट जो होता है ओनली क्रॉप जो होता है जिसको हम दैट विद इन स्टैंड फॉर फ्लडिंग ऑन दिस रीजन, तो मतलब फ्लड वगैरह जो आते हैं ना, तो इसकी वजह से जूट काफी बचा लेता है। एनर्जी इनको रानीगंज, झारिया, जो अगर वेस्ट बंगाल में सिचुएटेड है जूट इंडस्ट्री, तो इनको रानीगंज, झारिया, यहाँ से जो है एनर्जी मिलती है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। वाटर वगैरह भी वहां पे साइड में, मतलब हुगली रिवर है, दामोदर रिवर है, तो यहाँ से इनकी वाटर्स की भी अवेलेबिलिटी पूरी हो जाती है। फिर विटीकल्चर, विटीकल्चर बेसिकली जो आपका ग्रेप्स वगैरह का प्लांटेशन, तो ये ज्यादातर महाराष्ट्र वाले रीजन में है ना। महाराष्ट्र गवर्नमेंट तो इसके लिए स्टैंप और एक्साइज ड्यूटी में भी कुछ कुछ एग्जाम्पशन देती है कि ज्यादा से ज्यादा जो है ये आप जो है विटीकल्चर को प्रमोट करें, ग्रेप्स को कल्टीवेट करें, वाइन प्रोडक्शन जो हो एक्सपोर्ट करें हम इस चीज सब चीजों को, है ना। फिर उसका शुगर इंडस्ट्री, शुगर इंडस्ट्री आपकी शुगर केन जो मेजर रीजन होता है शुगर, बेसिकली इसको अपन वेट लॉस इंडस्ट्री भी बोलते हैं, क्योंकि मेन अगर अपन गन्ने का देखें ना, तो गन्ने का 10% से ही हम शुगर बनाते हैं। तो इसीलिए वेट लॉस इंडस्ट्री के पास में ही हम क्या करते हैं, हम अपनी इंडस्ट्री को सेटअप करना चाहते हैं कि ताकि अगर वेट लॉस ज्यादा, मतलब बहुत ही ज्यादा वेट और प्रोडक्ट आउटपुट कम है, तो क्यों ना हम इंडस्ट्री को ही कम ले लें, मतलब पास में रख लें वेट लॉस इंडस्ट्री का, है ना। तो शुगर केन वेट लॉस इंडस्ट्री क्या आती है, तो नियर बाय जहाँ पे बड़ी बड़ी शुगर में, वहां पे शुगर प्रोडक्शन हो रहा, शुगर केन का प्रोडक्शन हो रहा होगा, वहीं पे आपकी शुगर मिल्स भी देखने को मिलती है ना। फिर टी प्लांटेशन की बात करें तो ये आज जहाँ पे आपका अपन ने बात किया था सॉइल्स ऑफ इंडिया में, तो वहां पे लेटराइट सॉइल जहाँ पे अपन को मिलती है, टेरलेस सॉइल जहाँ पे मिलती है, वहां पे इस टाइप का जो टी प्लांटेशन, कॉफी प्लांटेशन होता है। तो मॉडरेट टाइप ऑफ एक्सट्रीम क्लाइमेट नहीं चाहिए रहता इनको, मॉडरेट काइंड ऑफ टाइम क्लाइमेट चाहिए रहता है। तो ये मॉडरेट काइंड ऑफ क्लाइमेट ज्यादातर आपको वेस्टर्न घाट्स वाले रीजन में या फिर असम वाले रीजन में मिलता है ना। फिर कॉफी का भी प्लांटेशन वही चीज है। फिर उसके बाद ये सब चीजें जो होती है हमारा मेजर जो रोल अदा करती हैं इंडियन इंडस्ट्रीज, राइट। तो ये कॉफी का प्लांटेशन जो होता है अपना वेस्टर्न घाट नीलगिरी हिल्स में होता है, जहाँ पे कॉफी टी लगभग सेम होता है। और ये हिली रीजन में इसलिए होते हैं क्योंकि इनको स्टैग्नेंट वाटर नहीं चाहिए, मतलब रुका हुआ पानी नहीं चाहिए, चलता हुआ पानी, मतलब जमीन इनको गीली भी चाहिए, लेकिन इनके जो पेड़ होते हैं ना वो बहुत ज्यादा अगर पानी में रहेंगे तो खराब हो जाते हैं। बहुत लीव्स ही तो होती है, अगर आपने टी लीव्स देखी हो, है ना, तो वो टी लीव्स को क्या होता है, स्टैग्नेंट वाटर नहीं चाहिए होता है। तो इसीलिए ये ज्यादातर मतलब स्लोप वाले एरिया में उगती है, चाहे वो कॉफी हो चाहे फिर वो टी हो। तो चलिए
दिस इज ऑल अबाउट आज का लेक्चर में बस हम इतना ही रखते हैं, फिर कल से हम नया टॉपिक पढ़ेंगे, है ना। तो चलिए, कोई भी डाउट हो तो आप फिर से पूछिएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।